हेलो डियर एस्पिरेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दिस इज प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे। जैसा कि मैं आपको बताया था कि अब हम लोग अपने भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी को हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कमिटमेंट कर रखे हैं कि आपका जो बिहार दरोगा है, बिहार दरोगा का जो सिलेबस है, मैंने पिछले जो हमारा एपिसोड था यानी लास्ट जो हमारी क्लासेस थे, उस क्लासेस में हमने आपका जो बिहार दरोगा की पूरी जो सिलेबस थी, उस सिलेबस को हमने पूरी डिफाइन किया था, उसको कह सकते हैं ऑपरेशन किया था, जहाँ पर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी आखिर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़नी है, कौन सी सब्जेक्ट में कहाँ से आपको कौन सी टाइटल या कौन सी आपको सब टॉपिक पढ़नी है, सारी चीज़ों पे डिस्कस किया था। और आज से हम लोग अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, वो हमारा इंडियन इकोनॉमी होगी। और आज से हम लोग ये देखने की भी कोशिश करेंगे जो हमारे बिहार दरोगा और बिहार दरोगा में जो इंडियन इकोनॉमी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे कहाँ से पूछे जाते हैं, उसके क्या स्रोतें हैं, या बार बार यदि सबसे ज़्यादा कौन सी क्वेश्चन या कौन सी टॉपिक जो होता है उस टॉपिक को टच करता है, वे सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। क्योंकि एक कमिटमेंट हमारी है और जेआरसी जो है, जेआरसी क्लासेस जो है वो आपके साथ हर कदम पर, हर मोड़ पर आपके साथ है और आपकी सफलता में हम हर संभव आपके साथ कहीं ना कहीं तैयार हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम लोग अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो क्लास है वह इंडियन इकोनॉमी है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था में आज हमारा जो टॉपिक है वह एक परिचय है, अर्थात हमारा जो पहला जो टॉपिक होगा वह पहले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को हम परिचय देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या। जैसे आपने देखा होगा कि लगातार आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछी जाती है कि जैसे हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की, यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में कैवें स्थान पर है। चाहे वो आपका जीडीपी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है परचेजिंग पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर पूछा जा सकता है, हो सकता है कि यदि हम कृषि के क्षेत्र की बात करें तो कृषि के उत्पादन के आधार पर पूछा जा सकता है, हो सकता है इसके अलावा यदि हम बात करें तो आज आउटसोर्सिंग का जो डिमांड है वो आउटसोर्सिंग का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो आउटसोर्सिंग में भारत का क्या स्थान है। हम बात करेंगे जनसंख्या के दृष्टि से यदि देखा जाए तो क्या भारत का स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें तो भारत का स्थान। ये सारे जो है सारे चीज़ों को हम कवर जो करेंगे, यह कवर हमारा एक इंट्रोडक्शंस के माध्यम से होगा। क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम हो, खास तौर पे आप देखेंगे तो बिहार दरोगा में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि यदि हम जनसंख्या की बात करें और क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के पास दुनिया का मात्र 2.4% जो वर्ल्ड का जो टोटल जो क्षेत्रफल है, ये टोटल क्षेत्रफल में भारत का मात्र 2.4% भारत के पास है। वहीं यदि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश हो चुका है। क्योंकि भारत के पास अभी जो आबादी है, पिछले आप अप्रैल 2024 देखेंगे तो भारत की आबादी ऑलरेडी हमारे पास 1,44,17,00,000 से अधिक हो चुकी थी। ये हम डेटा जो दे रहे हैं यह 17 अप्रैल 2024 की डेटा है, यानी एक साल हमारा पूरा होने जा रहा है। तो ये मायने सी बात है कि जो पिछले साल हमारा 1,44,17,00,000 से अधिक जो हमारी आबादी हो चुकी थी, अब ये कहीं ना कहीं ओवरऑल यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि लगभग ये आपको 50 करोड़ क्रॉस कर चुका होगा। तो ये सभी जो हमारे डाटा होंगे, इस सभी डेटा के आधार पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारी जो टॉपिक है वह पहली टॉपिक रहेगी इंडियन इकोनॉमी का, और इस इंडियन इकोनॉमी हम परिचय देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट डे किया था, तो आज हम लोग सबसे पहले अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की पहली बात करते हैं। तो हमारा जो इंडियन यानी भारतीय जो हमारी अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के पहले हम लोग एक परिचय को देखें, एक इसमें हम सबसे पहले एक माइंड मैप तैयार करें कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है, कैसे हम इसको कवर करेंगे और कहाँ कहाँ से हमारी क्वेश्चंस आती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को देखेंगे, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था या दुनिया की अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो इसको कैसे परिभाषित किया गया। इस परिभाषा के अंतर्गत हमें देखना होगा कि दुनिया के कौन कौन से ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो अपने तौर तरीका से दुनिया की अर्थव्यवस्था को उन्होंने डिफाइन किया है। तो इसमें 4 हम फिलोसफर की बात करेंगे या 4 हम अर्थशास्त्रियों की बात करेंगे। एक पहला नाम हम रखेंगे इसमें एडम स्मिथ साहब का, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और दुनिया की अर्थव्यवस्था को पितामह कहा जाता है। दूसरा हम रखेंगे जो उनका नाम रहेगा मार्शल, ठीक है, यानी मार्शल साहब ने दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इन्होंने अपना स्टेटमेंट कैसा रखा, यानी पूरा नाम इनका अल्फ्रेड मार्शल था, ठीक है, तो अल्फ्रेड मार्शल। थर्ड नाम जो हम लोग रखेंगे रॉबिन्स को रखेंगे, या रॉबिन्सन आपने नाम सुना होगा। और एक होते हैं सैमुअल्सन, यानी ये 4 ऐसे
दिग्गज माने जाते हैं, जो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को इन्होंने डिफाइन किया है। वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को जो डेफिनेशंस होती है, पूरी दुनिया जो होती है, इनकी कही गई बातों को मानता है। इसी आधार पर दुनिया की जो अर्थव्यवस्था होती है, इसको कहीं न कहीं डिफाइन किया जाता है। आपसे दरोगा में पूछता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, दुनिया की अर्थव्यवस्था का पिता किसे कहा, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसको कहा जाता है, तो डायरेक्ट जवाब मिलेगा एडम स्मिथ का। अब एडम स्मिथ की क्या योगदान है, यदि हम अल्फ्रेड मार्शल की बात करें, इनकी क्या योगदान होती है, इस सभी के योगदानों को, इनकी दिए गए जो प्रिंसिपल्स हैं, इनकी जो कंसेप्ट है, स्टेटमेंट है, इस आधार पे हम दुनिया की अर्थव्यवस्था को जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा फिर हमारा दूसरा जो इसमें हमें स्टडी करना होगा, वह हमारा दो टर्म यहाँ पर बाबू लोग आएंगे। एक हमारा होता है अर्थशास्त्र, एक होता है अर्थव्यवस्था। यानी अर्थशास्त्र हम किसे कहेंगे, और एक हमारा अर्थव्यवस्था हो जाएगी, यानी अर्थव्यवस्था हम किसको कहेंगे। क्योंकि दोनों के बीच में आपको एक वर्सेस, यानी दोनों के बीच में हमें तुलनात्मक अध्ययन करनी होगी। क्योंकि जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, तो कंपटीशन में हमें अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी एक अंतर होती है, और इस अंतर को हमें समझना होगा। क्योंकि कंपटीशन हमारा जो होता है, पहला तो टर्म आपसे ये होगा कि जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इसमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है या आपको इकोनॉमी पढ़ना है। सबसे पहले ये समझिए, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी, यानी दो टर्म है। तो कंपटीशन के लिए हमें क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है या इकोनॉमी पढ़ना है, यानी अर्थशास्त्र पढ़ना है या अर्थव्यवस्था पढ़ना है, ये चीज़ों को हमें समझना होगा। तो देखो मैंने हेडिंग में भी डाल दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी हमारा जो पूरा के पूरा जो फोकस होगा वह अर्थव्यवस्था पर होगा, अर्थशास्त्र पर हम फोकस कम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे अर्थशास्त्र में हम देखते हैं, तो इसमें हमारी शाखाएं के बारे में बात करना होता है, यानी अर्थशास्त्र की शाखा कितनी होती है। तो बचपन से आपने पढ़ा होगा कि अर्थशास्त्र की मुख्य रूप से दो शाखाएं होती है, एक हमारा माइक्रो कहलाता है, एक हमारा मैक्रो कहलाता है ना। तो ये दो शाखाएं होती है। उसके अलावा यदि हम देखें, तो अर्थशास्त्र में हमें ये चीज को अध्ययन करना होता है कि इसके कुल हमारा क्षेत्र कितने होते हैं। तो आप लोग अभी तक जो किताबें या किसी शिक्षक के माध्यम से आपने जो पढ़ा होगा, तो अभी तक आपको बताया गया होगा कि अर्थशास्त्र का जो होता है, कुल 3 हमारे पास क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, टोटल हम लोग इसमें 5 स्टडी करेंगे। यानी प्राइमरी भी होगा, जिसको आप प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, सेकेंडरी होगा, यानी जिसको द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं, या इसी को हम लोग विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं। एक हमारा टर्शियरी होता है, तो टर्शियरी का मतलब होता है सेवा क्षेत्र, या चौथा जो होता है क्वार्टरनरी होता है, क्वार्टरनरी होता है, ठीक है। और पांचवा जो होता है आपका, वो होता है क्वीनरी होता है, क्वीनरी। तो इस तरह से कहेंगे कि दुनिया में इकोनॉमी के यदि क्षेत्र की बात करते हैं, सेक्टर्स की बात करते हैं, तो इस सेक्टर्स जो होते हैं, कुल हमारे पास 5 सेक्टर्स इकोनॉमी में होते हैं। लेकिन हम लोग को बस एक ही चीज़ रटाया जाता है कि इकोनॉमी में 3 ही क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। ऐसी बात नहीं है। इसके अलावे हमें क्षेत्र के अलावे हमें इसमें देखना होगा कि जो हमारी अर्थशास्त्र होती है, इसकी प्रकार की बात करें। प्रकार जो होगा, ये बहुत बृहद पैमाने पे हमें अध्ययन करना होगा, क्योंकि इस प्रकार के माध्यम से हमें इसमें अध्ययन करना होगा कि हमारा अंतर्राज्यीय आधार पर क्या होता है, व्यापार के आधार पर क्या होता है, कल्याण के आधार पर क्या होता है, यदि बात करते हैं। तो इसके अलावे हम यदि देखें तो विकास के आधार पर क्या होते हैं। तो इस तरह से प्रकार जो होता है, ये विविध रूपों में आपको डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके अलावे यदि हम देखेंगे, तो इसमें हमें अध्ययन करना होगा कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, इसकी महत्व क्या होती है, भारतीय जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, विशेषताएं पर भी ध्यान देना होगा, क्वेश्चंस आती है। और अंतिम रूप से हम लोग इसमें डिस्कस जो करेंगे, वह भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं। तो ये सभी जब हम लोग कवर कर लेंगे, तो कवर करने के बाद हमारा जो पूरा कंप्लीट जो एक पैकेज तैयार होगा इंडियन इकोनॉमी का, जो कंप्लीट एक पैकेज तैयार होगा, वह हमारा इंट्रोडक्शंस के रूप में कंप्लीट पैकेज हम तैयार कर लेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर 1 आपको पढ़नी है, और वह है इंडियन इकोनॉमी का परिचय। तो परिचय के माध्यम से हमें इतने सारे चीज़ों को कवर करने होंगे, और कवर करने के बाद ही हम अपने फर्स्ट चैप्टर के बाद आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था का हम परिचय देख रहे हैं। तो जैसा कि देखो अभी हमने क्या बताया, यहाँ पर 2 टर्म है, एक हमारा है अर्थशास्त्र, ध्यान देंगे, एक है हमारा अर्थशास्त्र, और एक हमारी है अर्थव्यवस्था, है ना, अर्थव्यवस्था। सबसे पहले दोनों टर्मों को हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो यदि हम बात करते हैं अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स। क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स जो होता है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछती है कि इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इकोनॉमिक्स की जो उत्पत्ति हुई है, यह एक ग्रीक शब्द से हुआ है। किसे,
एक ग्रीक वर्ड से हुआ है और इस ग्रीक वर्ड का नाम है ओइकोनोमिया, है ना, ओइकोनोमिया या ओइकोनोमस भी आपको मिलेगा। तो हो सकता है कहीं ओइकोनोमिया मिले या ओइकोनोमस भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो इसकी उत्पत्ति हुई है एक ग्रीक शब्द से हुआ है जिसका नाम है ओकिनोमिया या ओकोनोमस, अर्थात इसे आप दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक होगा आपको ओकोइस और एक होगा नोमस। या ओकुस का मतलब हमारा होता है हैबिटेट, ओकुस का मतलब होता है हमारा हैबिटेट, और नोमस की यदि बात करें इसका मतलब होता है लॉ, इसका मतलब होता है रूल, इसका मतलब होता है मेथड, ठीक है। यानी कह सकते हैं रूल होगा, इसका मतलब हमारा होता है मेथड। यानी ओवरऑल यदि कहा जाए तो हैबिटेट का मतलब होता है आवास, आवास का मतलब आप कहेंगे रहन सहन, जीवन, और लॉ का मतलब होता है नियम, ये लॉ का मतलब होता है विधि। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि ऐसा अध्ययन जिसके माध्यम से हमें जीने के लिए नियम सिखाता है, रहने के लिए नियम सिखाता है, विधि सिखाता है, तो ऐसे गतिविधियों को हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थात इसको आप एक मीनिंग या इसको एक एग्जाम्पल तौर पे आप समझने की कोशिश करो। इसमें होता क्या है, जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें अध्ययन करना क्या होता है, तो अर्थशास्त्र सबसे पहली बात है कि अर्थशास्त्र हमारा एक क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है। ध्यान देंगे, अर्थशास्त्र हमारा एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान का मतलब हुआ कि इसके अंतर्गत समाज में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो गतिविधियां होते हैं, तो सामाजिक जो विभिन्न प्रकार की हमारी गतिविधियां होती हैं वे सारी गतिविधियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे जो हमारा समाज होता है तो समाज में लोगों के नीड होता है, जरूरत होता है, और उनकी जरूरत के मुताबिक हम कह सकते हैं कि चाहे हमारा गुड्स होता है या सर्विसेज होते हैं, उसका हम प्रोडक्ट करते हैं, उत्पादन करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि समाज को चलाने के लिए, समाज को चलने के लिए हमें किसी भी चीज़ों की उत्पादन करने की आवश्यकता होती है, हमें किसी भी चीज़ों का कंजप्शन यानी उपभोग हम करते हैं, उपभोग होता है, इसमें हम विनिमय करते हैं, विनिमय यानी एक्सचेंज करते हैं, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि हम इसका वितरण करते हैं, है ना। तो जैसे इसको इंग्लिश में आप कहो तो इंग्लिश में भी आप चलते रहेंगे, तो ये हम टोटल जो होता है हम प्रोडक्ट करते हैं किसी भी गुड्स या वस्तु सेवा का, हम इसमें कंज्यूम करते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं उसे हम कंज्यूम करेंगे। विनिमय का मतलब होता है हम किसी भी चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, और लास्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि हम इसको बंटवारा यानी वितरण करते हैं। तो प्रश्न होता है कि जब हम किसी भी अर्थव्यवस्था के बीच में ये चार प्रश्नों का जब आंसर को हम ढूंढ लेते हैं और इसके माध्यम से ही हम समाज का एक निर्माण करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें समाज जो हमारी चलती है इस सोसाइटी को चलने के लिए, और अर्थव्यवस्था में हमारे पास मुख्य रूप से देखिएगा तो हमारे पास तीन प्रश्न होते हैं। ध्यान देंगे, हमारे पास जो होते हैं ये तीन तरह के प्रश्न हमारे पास होते हैं। पहला होता है कि जो भी हम किसी भी चीज़ों को जो प्रोडक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या करना है, पहली बात, प्रोडक्ट किसके लिए करना है, प्रोडक्ट किसके लिए करना है, और लास्ट होता है कि प्रोडक्ट हमें कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे करें। तीन प्रश्नों का जवाब जो होती है, इस जवाब को हम ढूंढते हैं अपने अर्थशास्त्र में, क्योंकि समाज है, उस समाज में लोगों की जो नीड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वह रिक्वायरमेंट विभिन्न प्रकार की होती है। सभी का रिक्वायरमेंट जो होता है विविध होता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें जानना होगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल तौर पे हम आपको समझा सकता हूँ, जैसे अभी हमारा जो है 21वीं सेंचुरी चल रहा है, 21वीं शताब्दी चल रही है, और इस 21वीं शताब्दी में लोगों का रहन सहन कर सकते हैं, लोगों को खान पान कर सकते हैं, लोगों के जीवन यापन कर सकते हैं, पूर्ण रूप से पहले की अपेक्षा बदल चुकी है। तो अब प्रश्न होता है कि जैसे हमारा समाज बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, लोगों के रहन सहन बदल रहे हैं, खान पान बदल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक चीज़ें बदल रही है, तो मायने सी बात है कि हमें समाज में अभी ज़रूरत हमें क्या है, तो हम कह सकते हैं कि समाज के लोग को सबसे ज़्यादा अभी बर्गर की आवश्यकता है। लोग जो है चाउमीन अधिक मात्रा में पसंद कर रहे हैं। तो प्रश्न होता है ये जो हमारी डिमांड है, ये हमारी क्या है, डिमांड का मतलब हुआ मांग है। तो मांग के अनुरूप यदि आप आपूर्ति नहीं करते हो तो ऐसे परिस्थिति में आपकी अर्थव्यवस्था जो होगी, आपकी जो मार्केट मैकेनिज्म जो होगा, वे कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अर्थात कह सकते हैं कि यदि हमारी मांग होती है इस तरह के बर्गर का और चाउमीन का, या फास्ट फूड कह सकते हैं, यदि फास्ट फूड का हमारा डिमांड हो रहा है और हम इसकी आपूर्ति नहीं करेंगे तो मायने सी बात है कि मार्केट में जो हमारे नीड है वो नीड को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अर्थात इस चीज़ का डिमांड है वो, आप मान लो कि रोटी जो होता है, रोटी चावल जो होता है, राइस जो होती है, इसको आप
फुलफिल करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके मार्केट जो होंगे, मार्केट कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएगा। तो यह जो होती है, ये हमारे स्टडी करना होता है मुख्य रूप से कि जो भी हमारी समाज जो होती है, सोसाइटी होती है, तो सोसाइटी की आखिर नीड क्या है। तो एक समाज को चलाने के लिए समाज की जो ज़रूरत होता है उसके अनुसार हमें उत्पादन करना होता है, उनके उपभोग के अनुसार हमें प्रोडक्ट को बाजार में उपलब्ध कराना होता है, उनके एक्सचेंज के अनुसार हमें कार्य करने तथा उसका जो वितरण होता है, इस चीज़ को जब हम अध्ययन करते हैं तो यह हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अभी हम मॉडर्न यदि बात करें तो आज का जो हमारा आधुनिक कहेंगे, तो जो आधुनिक अर्थशास्त्र है इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। केवल हम ये नहीं कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ों का उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण को ही हम अर्थशास्त्र कहते नहीं कह सकते, बल्कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्यों की बात करें तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इसमें बहुत सारे चीज़ ऐड हो गए हैं, जुड़ गए। जैसे हम कह सकते हैं राजस्व, ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं व्यापार, जैसे आप कह सकते हैं बैंकिंग, है ना, बैंकिंग सेवा आप कह सकते हैं, इंश्योरेंस कह सकते हैं, आप कह सकते हैं परिवहन। तो ये सारे चीज़ जो है अभी के एपिसोड में देखा जाए तो ये सारे चीज़ों का कंप्लीटली इसमें कोलाबोरेशन हो चुका है और इस कोलाबोरेशन के माध्यम से हम ये चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मीनिंग क्लियर हो गई। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आज का जो हमारा अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में एक बहुत बड़ी परिवर्तन हुई है। लेकिन अभी भी हमारे पास क्वेश्चंस है कि हमने कहा कि आपको अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र का जन्म कहाँ से हुआ, तो हमें याद रखना है कि इसकी उत्पत्ति जो हुई है एक ग्रीक शब्द से हुआ है जिसका नाम है ओकोनोमिया या ओकोनोमस, यानी ये हमें आवास और उसके बाद एक विधि, यानी जो रहने के लिए, जीने के लिए जो एक हमें रास्ता सिखाता है, इसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इसको अब एक एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लिया जाए, इमेजिन हम करते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, अभी हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो अर्थशास्त्र में हमने क्या बताया, अर्थशास्त्र में हम करते हैं, हम टोटल हमारा जो प्रोडक्शन होता है, उसके बाद हमने कहा कि हम टोटल जो कंजप्शन करते हैं, देन आफ्टर मैंने आपको बताया कि हम जो एक्सचेंज करते हैं, और अंततः हमने बताया इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यानी ये सारे जो चारों कारक हैं, चारों कारकों को जब हम समाहित रूप से एक साथ जब हम जोड़ते हैं तो ये हमारा अर्थशास्त्र का पार्ट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो होती है, अर्थशास्त्र के माध्यम से पढ़ते हैं कि हमारे पास जो संसाधन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये संसाधन हमारे पास सीमित होता है, और सीमित संसाधनों का प्रयोग करके जब हम एक बड़े से बड़े अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो वह हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल तौर पे समझिए, जैसे मान लिया जाए, मैंने कल भी एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था, जैसे इमेजिन कर लिया जाए कि राहुल नाम का एक लड़का है, और यह राहुल नाम का जो बच्चा है, यह पटना में, हम बात करेंगे, ये पटना में कंपटीशन की तैयारी करता है। मीनिंग क्लियर हो गई। अब ये पटना में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, इसके लिए राहुल के जो माता पिता यानी इसके जो पेरेंट्स हैं, ये हर महीना यानी प्रत्येक माह की यदि बात किया जाए तो प्रत्येक माह इस बच्चा को मान के चलते हैं कि 5,000 रुपया इसको हर महीना घर से आता है। यानी इस 5,000 रुपया में ही इस बच्चा को एक महीना अपने आप को चलाना होगी। अब इस 5,000 रुपया का यदि हम बात करते हैं तो इसका प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन तो इसके पास देखिएगा तो सेम है, इसके प्रोडक्शन तो बढ़ने वाले हैं नहीं। लेकिन अब देखा है इसका कंजप्शन में क्या क्या होगा, तो कंजप्शन में पता चला कि इसे रूम रेंट देना होगा, है ना। कंजप्शन के माध्यम से यदि देखा जाए तो इसको लॉजिंग फूडिंग जो होता है, लॉजिंग फूडिंग भी इसी में इसको डाला गया है, लॉजिंग प्लस फूडिंग कर देता हूँ, है ना। उसके अलावे देखा जाए तो इसको कोचिंग का जो फी होता है ये भी देना है। देन आफ्टर कर सकते एग्जाम, ये सब फॉर्म भी इसमें भरने में खर्च होंगे। यानी इसके पास जो रिसोर्सेज है मेरे प्यारे बच्चों, मात्र रिसोर्स इसके पास 5,000 रुपया का है, और इस 5,000 रुपया के रिसोर्स में इसको एक महीना चलाना है। उसके अलावे भी बच्चा का जो होता है लास्ट में एक एक्सपेक्टेशन होता है कि टी शर्ट भी बचा करके पैसा खरीद लेना है। तो प्रश्न होता है कि रिसोर्स इनके पास मात्र 5,000 रुपया है, लेकिन इनके पास बहुत सारे लक्ष्यों को प्राप्त करनी है इसी 5,000 रुपया में। यानी कम से कम संसाधनों का हम जब कह सकते हैं विवेकपूर्ण रूप से, विवेकपूर्वक जब हम इसका यूज़ करते हैं और यूज़ कर करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे अध्ययन को, ऐसे विचारधाराओं को, ऐसी अवधारणाओं को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। मैंने क्लियर हो गई। ऐसे अवधारणाओं को, और जैसे मान लिया जाए, इसको और एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे पास सीमित संसाधन, जैसे हमने बताया कि जैसे मान लिया जाए एक पूरा के पूरा परिवार है, कल भी हमने इस पर डिस्कस किया था, एक पूरा का पूरा एक परिवार है, ठीक है,
और इस परिवार जो है पूरा का पूरा परिवार जो है रात्रि की यदि मैं बात करूं तो रात्रि को ये परिवार जो है 11 PM जो है 11 बजे रात्रि को ये सब खाना पीना खा के सो जाता है। लेकिन अचानक क्या होता है कि इस परिवार में 4 गो सदस्य या गेस्ट कह सकते हैं, 4 गेस्ट जो हैं अचानक कह सकते हैं कि 12 बजे रात्रि को टपक जाते हैं, यानी इस परिवार में आते हैं। जैसे ही 4 गो लोग घर में आते हैं तो मायने से परिवार के जो महिला सदस्य होंगी वो कहती हैं कि भाई साहब आप लोग खाना खाएंगे क्या। अब ये चारों लोगों ने कहा कि हाँ कुछ खाना का व्यवस्था होता तो मैं खा लिया होता, वो खा करके सो जाते। अब ऐसे परिस्थिति में जब ये महिला जो है घर के मालिक ये बेचारी जब अपने किचन की ओर जाती हैं तो किचन में जाने के बाद इनको पता चलता है कि किचन में मात्र 3 गो आलू वहाँ पर है। अब प्रश्न होता है कि इनके पास जो रिसोर्सेज हैं, इनके पास जो संसाधन, आलू क्या है इनके पास संसाधन में भी कौन सा है, सीमित संसाधन है, ध्यान देना। तो इनके पास संसाधन जो है वो सीमित संसाधन है, मात्र 3 आलू है। अब प्रश्न होता है कि 3 आलू इनके पास संसाधन है और इनको 4 लोगों को भोजन कराना है। अब आप लोग खुद सोचिए कि क्या 4 व्यक्ति को 3 आलू में भोजन कराया जा सकता है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में जो महिला है करेंगी क्या, तब ये महिला करेंगी क्या कि यदि ये 3 आलू को भुंजिया बनाती हैं, फ्राई करती हैं तो भी पॉसिबल नहीं 4 लोगों को खिलाना। यदि उसका सूखा सब्जी बनाती हैं तो भी पॉसिबल नहीं है 4 लोगों को खिलाना। और इतनी रात्रि में किसी से मदद भी नहीं मांग सकती, कोई दुकान भी नहीं खुला है। तो ऐसे परिस्थिति में अब ये महिला करेंगी क्या, तो 4 लोगों को खिलाने के लिए अब महिला करेगी क्या कि इस आलू का प्रयोग और रसादार जो सब्जी होता है वो रसादार सब्जी ये बनाएगी। क्लियर हो गई। इसमें थोड़ा सा ग्रेडियंट्स के रूप में कह सकते हैं प्याज लहसुन जो भी हो सकता है मसाला, उसको डाल करके रसादार सब्जी बनाएगी। अब ऐसा लगता है कि ये जो इनके पास सीमित संसाधन है, ये सीमित संसाधन का उपयोग करके आराम से 4 लोगों के भरपेट भोजन करा सकती है। तो हमारा जो अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र हमें यही सिखाता है कि हमारे पास जो भी संसाधन, इस संसाधन कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके हम एक बड़े से बड़े जो हमारा आउटपुट होता है, जो परिणाम होता है, इस परिणाम को कैसे हमें प्राप्त करनी है, दिस इज कॉल्ड अर्थशास्त्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको अर्थशास्त्र के बारे में तो समझ में आ गया होगा। यानी अर्थशास्त्र के अध्ययन, अर्थशास्त्र के माध्यम से हम क्या पढ़ेंगे, तो अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखता हूँ, तो यदि हमें लिखना होगा तो हम कहेंगे कि अर्थशास्त्र, इसका परिभाषा होगा, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें समाज में या समाज के जरूरतों के अनुसार वस्तुओं तथा सेवाओं का विभिन्न कारकों जैसे उत्पादन, वितरण, उपभोग एवं विनिमय आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये हमारा अर्थशास्त्र कहलाएगा। अर्थात इसको दूसरे भाषा में भी कहेंगे, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जब सीमित संसाधनों का प्रयोग आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु किया जाए तो भी ये हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है। क्लियर हुआ। यानी समाज में होने वाले विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये सभी प्रक्रियाओं को समाहित करना ही हमारा अर्थशास्त्र कहलाएगा।
आधार पर हम कहेंगे कि हमारा जब समाज की बात करेंगे तो इसको आप दूसरे फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हैं। तो जैसे मान लिया जाए, इमेजिन हम करेंगे कि जैसे मान के हम चलते हैं कि हमने क्या किया, तो हमने पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का मतलब हमने पढ़ा कि हमारे पास सीमित संसाधन है। क्या है हमारे पास? सीमित संसाधन है। अब होता है सीमित संसाधन का हम 3 भागों में बाबूलो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एकदम शॉर्ट इसका डेफिनेशन बता रहे हैं। हमारा जो सीमित संसाधन है, तो सीमित संसाधन में पहला हमारा हुआ उत्पादक, है ना। दूसरा जो हमारा हुआ उत्पादक के बाजार उत्पादक जो होते हैं, तो उत्पादक का काम होता है उत्पादन करना, है ना। उत्पादक का कार्य होता है उत्पादन करना। उसके बाद होता है उपभोक्ता, और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है समाज। यानी ये 3 चीजें होती हैं, क्योंकि अभी हमने जस्ट बताया कि अर्थशास्त्र में हम 3 चीजों को ही अध्ययन करते हैं कि हमें क्या उत्पादन करना है, हमें किसके लिए उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, और थर्ड हमने बताया कि उत्पादन कैसे करना है ना। तो ये 3 चीजों को जब हम ऐड करते हैं तो इसका हमें आंसर निकल के आ जाती है। तो अब प्रश्न होता है कि हमारे पास जो संसाधन है, यह संसाधन हमारा सीमित है, तो उत्पादक क्या चाहेगा? कोई भी जो उत्पादक होगा, जो उत्पादन कर रहा है, उत्पादक हमेशा ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए। यानी ये इसका एक्सपेक्टेशन होगा अधिक लाभ प्राप्त करना, अधिक लाभ प्राप्त करना। तो यह एक उत्पादक का लक्ष्य होता है अर्थव्यवस्था में। वहीं उपभोक्ता की यदि बात करें, तो उपभोक्ता का जो सबसे बड़ी जो इच्छा होती है वह होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, यानी अधिक से अधिक हम कह सकते हैं, तो अधिक से अधिक उपभोक्ता का संतुष्ट करना ही हमारा इकोनॉमी कहलाता है। और समाज का मतलब होता है कि समाज को अधिक से अधिक यदि आप कल्याण कर रहे हैं, अधिक से अधिक आप कल्याण कर रहे हैं, तो यही हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी हम अपनी भाषा में यदि हम अर्थशास्त्र के डेफिनेशंस को पुनः इसको डिफाइन करूं, तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये कह सकता हूं कि अर्थशास्त्र एक ऐसी सामाजिक विज्ञान है जिसके माध्यम से एक उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद करता है, तथा उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्ट करता है, तथा समाज को अधिक कल्याण प्रदान करता है। ऐसे अध्ययन को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? तो ये आपको जो है दिमाग और आपके जहन में ये ऐसे डेफिनेशन घुसेंगे कि अभी इसको आपको दिमाग से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि अर्थशास्त्र में हमने बताया 3 चीज ही करेंगे। किसी भी अर्थव्यवस्था में जो होती है, मार्केट जो होती है, उसमें हमें 3 चीज को अध्ययन करना होता है कि जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट हमें क्या करना है, प्रोडक्ट क्या करना है, बाजार में किसकी मांग है, और दूसरा होता है किसके लिए कर रहे हैं, और इसको प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या विधि अपनाना होगा, कैसे करना होगा। इस 3 विधि के माध्यम से ही हम उत्पादन क्या कर रहे हैं, तो एक उत्पादक क्या करेगा, किसके लिए, उपभोक्ता के लिए, और कैसे, तो समाज को अधिक से अधिक कल्याण पहुंचाना ही हमारा मकसद होगा। तो इस अध्ययन को ही हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र। मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे की बात करेंगे, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं, जैसा कि हमने बताया कि एक हमारा अर्थशास्त्र होता है, और पुनः फिर हम एक बार लेकर के आते हैं अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अब हमारे पास 2 टर्म है, तो हमने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। एक हमारा होता है इकोनॉमी। तो सबसे पहले बात याद रखना कि हमारा अर्थशास्त्र जो है, यह अर्थशास्त्र हमारा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, थ्योरेटिकल, ठीक है। यह एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, या कह सकते हैं अवधारणाएं होती है। वहीं यदि इकोनॉमी की बात करें तो यह एक हमारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होता है। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात हमें ये ध्यान देना होगा, अब इसको एक एग्जाम्पल तौर पे मैं भी समझा देता हूँ, हो सकता है आपको लगे प्रैक्टिकल और एक थ्योरी क्या होता है सर। जैसे आपने मान लिया जाए कि राम नाम का व्यक्ति है, ठीक है, और यह व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में कह सकते हैं वेल्थ है। वेल्थ का मतलब होता है धन है, संपत्ति है। लेकिन यह व्यक्ति के पास कोई आइडिया नहीं है कि सर ये पैसा को हम इन्वेस्ट कहाँ करें, जिससे कि हमारा इनकम जो है, हमारा जो वेल्थ है, वो अधिक से अधिक मल्टीपल हो जाए, या जो कह सकते हैं अधिक से अधिक इनकम जनरेट करे।
तो ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति करेगा क्या, किसी एक्सपर्ट से मिलेगा। तो मान लिया जाए कि राम नाम के व्यक्ति है, यहाँ हमसे मिलता है, अशोक सर से मिल रहा है, वैसे समझो। अब यहाँ पर मैं हूँ, अब मेरे पास ये बंदा आता है, वो कहता है कि सर मेरे पास इतने सारे पैसा हैं, लेकिन सर हमें कोई आइडिया नहीं कि इस पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे कि हमारा इनकम मल्टीपल हो जाए, या इनकम आय जो हमारा है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। तो मैंने इससे सारे बातों को करने के बाद हमें पता चला कि यह व्यक्ति एक छोटा सा काम कर सकता है। तो इस व्यक्ति को हमने बताया, राम नाम के व्यक्ति को हमने कहा कि देखो यार, तुम्हारे पास जो भी पैसा है ऐसा करो कि तुम सबसे पहले एक कमरा खरीदो, यानी एक रूम खरीद लो, ठीक है। और इस रूम में ऐसा करो, आप एक ट्यूशन खोल दो। इमेजिन कर लो, एक एग्जांपल दे, एक ट्यूशन खोलो। उसके लिए एक आपको डिजिटल बोर्ड लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ बेंच कुर्सी लेने होंगे, उसके बाद कुछ स्टेशनरी आपको लेने होंगे, और इस तरह से आप एक कोचिंग खोलो, ट्यूशन खोलो। ये बंदा जो है, राम नाम का व्यक्ति, हमारी बातों को सुना, और सुनने के बाद इन्होंने आगे जा करके इन्होंने अपना कोचिंग को स्थापना कर दिया। और कोचिंग को स्थापना किया तो पता चला कि रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गए, बच्चे का एडमिशन होना शुरू हो गए, पढ़ाना शुरू किया, इससे इनका इनकम जनरेट हुआ। तो जो हम दोनों के बीच में जो बातें चीतें हुई, हमने इसको केवल एक थ्योरेटिकल बताया कि जाकर ट्यूशन खोलो, ऐसे ऐसे करो। तो ये जो हमने केवल बताया, हमने केवल सैद्धांतिक विचार को दिया। तो हमने राम को जो बताया कि कोचिंग खोलो, कोचिंग खोलने के लिए आपको ये चीज़ चाहिए, ये हमारा कंसेप्ट जो था, ये हमारा इकोनॉमिक्स था। लेकिन इन्होंने जा करके कोचिंग खोल दिया, और कोचिंग खोलने के बाद इन्होंने इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया। पहले इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट के बाद इन्होंने इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया, अपने आंखों से देख रहे प्रैक्टिकल कामों में संलिप्त हो गए। तो ये जो कोचिंग खोल दिए, कमाना शुरू कर दिया, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल कंसेप्ट, और इसे हम बोलते हैं इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। तो सबसे पहले बात याद रखना कि इकोनॉमिक्स जो होता है एक हमारा थ्योरेटिकल पार्ट होता है, और इकोनॉमी जो होता है हमारा प्रैक्टिकल पार्ट होता है। जैसे आपको कहे हमने कि देखो जाकर के आप इस तरह से पक्का के मकान बनाओ, ठीक है। तो आपको किसी ने समझाया, किसी ने आपको बताया, तो आपने जो उनके बातों को सुना, सुनने के बाद अपने लाइफ में जाकर आपने मुअम्मल किया, या कह सकते उसको शुरुआत कर दिया। तो जो आपने काम शुरू कर दिया वो आपका प्रैक्टिकल हुआ, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी। और जो आपने केवल सुना, हूँ किया, यह आपका था इकोनॉमिक्स। तो एक आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, एक आपका प्रैक्टिकल कंसेप्ट होता है। तो ये दोनों कंसेप्ट होते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि हमारा जो अर्थव्यवस्था होता है, यह अपने आप में एक इनकम्प्लीट वर्ड होता है जब तक कि इससे पहले किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र, किसी भी राज्य या किसी भी जगह का नाम नहीं जुड़ जाता है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं जुड़ जाता है, तब तक यह इकोनॉमी एक अपने आप में इनकम्प्लीट यानी आधा अधूरा शब्द माना जाता है। जैसे हम केवल बता रहे हैं अर्थव्यवस्था, किसकी अर्थव्यवस्था, कहाँ की अर्थव्यवस्था, लेकिन यहाँ पर हमने जैसे डाल दिया चीन की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, यह हमारा कंप्लीट वर्ड हो गया। तो यह जो होता है हमारा अपने आप में एक इनकम्प्लीट वर्ड भी होते हैं, और इसे कंप्लीट करने के लिए इससे पहले हमें किसी व्यक्ति, किसी जगह का नाम ऐड करने होते हैं, तब जाकर के हमें कंप्लीट डिफाइन करता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब इसमें हम बात करेंगे तो हमारा इसमें टर्म अब आता है हमारा परिभाषा का। तो यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हमारे अर्थशास्त्र की परिभाषा के लिए हमें कुछ विद्वानों को अध्ययन करना होगा, और इस विद्वान में पहला जो था वो धन प्रधानता का परिभाषा मिलता है, धन प्रधानता की परिभाषा। दूसरा हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह हमारा होगा कल्याणकारी या कल्याण प्रधान कर देता हूं, ठीक है। दूसरा हमारा जो होगा वो कल्याण प्रधान होगा। तो कल्याण प्रधान हमारी क्या होती, इस पे बात भी कर लेंगे। थर्ड जो हमारा होगा वह होगा दुर्लभ प्रधान परिभाषाएं। और चौथा यानी लास्ट जो होगा वो हमारा होगा विकास प्रधान परिभाषाएं। यानी दुनिया के बड़े से बड़े अर्थशास्त्रियों की यदि बात करें तो दुनिया के बड़े से बड़े अर्थशास्त्रियों ने हमारा जो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स को उन्होंने अपने अपने तौर तरीकों से इन्होंने डिफाइन किया है। तो धन प्रधानता की जो परिभाषा था, यह परिभाषा देने वाले एडम स्मिथ थे। कौन थे? एडम स्मिथ थे, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि एडम स्मिथ कौन थे। तो एडम स्मिथ जो थे एक स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट भी थे, ध्यान देंगे, यह एक इकोनॉमिस्ट भी थे, साथ ही साथ यह एक फिलासफर भी थे। क्लियर हो गई। और इन्होंने पहली बार आप देखेंगे तो एडम स्मिथ साहब जो थे, इन्होंने 1776 में 1776 में इन्होंने एक किताब लिखा था,
और उस किताब का नाम था एडम स्मिथ का जो किताब का नाम था, उस किताब का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, द वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से इन्होंने पहली बार दुनिया के सामने अर्थव्यवस्था को डिफाइन किया, और इस डिफिनीशंस में इन्होंने बताया कि धन ही इकोनॉमी कहलाता है। यानी इन्होंने धन यानी जो वेल्थ होता है, जो पैसा यानी करेंसी मुद्रा होता है, इसको ही इन्होंने अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्वरूपों को माना या फैक्टर्स को माना। अब प्रश्न होता है कि क्या धन के आधार पर किया जाए, तो इन्होंने धन इस आधार पर बोले, कारण था कि जो एडम स्मिथ साहब जो रहे, इन्होंने दुनिया के सामने इकोनॉमी का जो विचार दिया था, उस इकोनॉमी के विचार का नाम था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है कि धन की प्रधानता, यानी धन ही हमारा, धन का अध्ययन को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं, धन के अध्ययन को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। यह विचार देने वाले पहला कोई व्यक्ति था, उसका नाम था एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमी या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। तो फादर ऑफ इकोनॉमी भी आप कहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ इकोनॉमी। एडम स्मिथ कहाँ के थे, तो स्कॉटलैंड के थे। क्या थे, इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसफर थे। इनकी किताब का क्या नाम था, द वेल्थ ऑफ नेशन नाम था। हो सकता है आगे की भी हम डिस्कस अभी करने वाले हैं। तो यह जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्टिक कह सकते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के यह प्रणेता भी थे, यानी कह सकते हैं कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी था उसका विचार देने वाला भी कोई व्यक्ति था, उसका नाम एडम स्मिथ ही था। तो इस टॉपिक पे हम लोग आगे डिस्कस फिर हम करेंगे। अब होता है कल्याण प्रधान। तो कल्याण प्रधान का कॉन्सेप्ट देने वाले जो थे उनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम था, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा, इन्होंने पूर्ण रूप से यदि हम कहें तो इन्होंने एडम स्मिथ के जो विचार थी कि धन के अध्ययन को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं, इस विचार को सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ने तर्क के आधार पर इन्होंने तोड़ा। इन्होंने कहा केवल धन से हम अर्थव्यवस्था और समाज का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि समाज के निर्माण करने के लिए हमें बहुत सारे लोक कल्याणकारी गतिविधियां करने होते हैं। जैसे बाबू लोग, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूँ रहा हूँ। जैसे मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, और इसे हम पर डे 500 रुपया इसको देते हैं। इसको हम कह सकते हैं पानी नहीं देंगे, इसको हम भोजन नहीं देंगे, इसको हम घर नहीं देंगे, क्या यह व्यक्ति जीवित रह सकता है? क्या समाज का निर्माण हो सकता है? क्योंकि इनके पास धन तो है, 500 रुपया तो है, लेकिन अभी होता है कि पर डे इनको 500 रुपया मिल रहा है, लेकिन को कोई भोजन पानी न दे, इसे वर्जित कर दिया जाए, तो क्या इस व्यक्ति का, इस समाज का निर्माण हो सकता है? नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं। तो यह सबसे पहले कल्याण प्रधान जो थी, यह विचार देने वाले अल्फ्रेड मार्शल थे। और इन्होंने पूर्ण रूप से कह सकते एडम स्मिथ के जो धन की प्रधानता का परिभाषा था, इसको इन्होंने तार्किक रूप से इन्होंने डिनाई कर दिया। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि धन से ही किसी भी अर्थव्यवस्था तथा समाज का निर्माण हो सकता है। बहुत लोगों के पास धन है, लेकिन उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं हो सकता, तो समाज का निर्माण नहीं हो सकता। क्योंकि समाज की जो हमारी कमियां है, इस कमियां के अध्ययन को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ये कहा अल्फ्रेड मार्शल ने कहा। तो अल्फ्रेड मार्शल के आधार पर हम कह सकते हैं, तो इन्होंने पहली बार 1880 में इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी। क्या नाम था? द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। इन्होंने पहली बार एक किताब को लिखा, और इस किताब के आधार पर इन्होंने कल्याणकारी जो अर्थव्यवस्था होती है, वो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का इन्होंने पहली बार विचार दिया। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के पितामह की यदि बात करें तो उस व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड मार्शल। तो जैसे मान लिया जाए देश में, हमारे भारत में भी सरकार जो है, जो हमारे पास कह सकते हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल वाले परिवार हैं, इनके लिए सरकार क्या कर रही है, तो लगभग देश में 82 करोड़ देश की आबादी को फ्री में पर महीना अनाज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बीपीएल परिवार को पक्का के घर बना के दिया जा रहा है। सरकार जो है विश्व के सबसे बड़ा कह सकते हैं स्वास्थ्य लाभ, जिसको आप आयुष्मान भारत कहते हैं तो आयुष्मान भारत चलाई जा रही है तो इसके माध्यम से कहेंगे कि हम पैसा भी दे रहे हैं, उसके अलावे समाज के निर्माण करने के लिए कल्याण गतिविधियां जो होती हैं, वो कल्याणकारी गतिविधियां भी भारत चला रही है। तो यह अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें केवल धन की जरूरत नहीं होती है, कल्याणकारी गतिविधियों की जरूरत होती है। और यह विचार देने वाले अल्फ्रेड मार्शल थे। क्लियर हो गई? अब यदि देखा जाए तो दो नाम और है, जल्दी से इसको देखेंगे।
तो दुर्लभ प्रधान क्या होता है? दुर्लभ प्रधान का कॉन्सेप्ट जो था, यह देने वाला व्यक्ति का नाम था रॉबिन्स। क्या नाम था मेरे प्यारे? रॉबिन्स। ठीक है, ये रॉबिन्स ने कहा दुर्लभ प्रधान का मतलब होता है आपको चयनात्मक। यानी जैसे मान लिया जाए कि हम अपने भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमारे भारत के पास हमें चयन करने की ताकत रखनी, यानी हमारे पास बेरोजगारी है, ध्यान देना, हमारे पास बेरोजगारी है, हमारे पास गरीबी है, हमारे पास अशिक्षा है। अब प्रश्न होता है, और हमारे पास सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं हमारे पास जनसंख्या है। अब आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि साहब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, तो कोई भी देश की अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की चुनौतियां होती है, अनेक प्रकार की दुर्लभता पाई जाती है। इन दुर्लभता में से हम कह सकते हैं चयन करें, ऐसा कौन सी कार्य करें जिससे कि अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव न पड़े और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाए। तो हमें लगता है कि जैसे बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा और जनसंख्या, ये सभी में यदि हम देश में अशिक्षा को खत्म करें तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी भी खत्म होगी, गरीबी भी खत्म होगी, जनसंख्या भी नियंत्रण हो जाएगा। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में दुर्लभ प्रधान का कंसेप्ट ये रॉबिन्सन ने दिया। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में जो अनेक प्रकार के जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियां में से कोई ऐसे को चयन करो जिस पर पहली बार काम किया जाए और कार्य करने के बाद उस समस्या से ही सारे समस्या का निदान हो जाए। इसी को हम कहते हैं अर्थशास्त्र, इसी को कहते हैं अर्थव्यवस्था। यह कंसेप्ट देने वाला जो था वो रॉबिन्स ने था। और रॉबिन्स ने कह सकते हैं कि ये दोनों के कंसेप्ट से थोड़ा सा इन्होंने अलग दिया कि सबसे पहले हमें चयन करने की ताकत होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौतियां बनी हुई है, उस चुनौतियां से बाहर निकलने के लिए हमें पहला कदम क्या उठाना होगा। और यह विचार देने वाला व्यक्ति जो था ये रॉबिन्स था। अंत में आता है विकास प्रधान। विकास प्रधान का कॉन्सेप्ट देने वाले जो थे वो सैमुअल्सन थे। कौन थे? सैमुअल्सन थे। तो सैमुअल्सन साहब जो थे, इन्होंने कहा कि देखो भाई, दुनिया की जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था को हमें बहुत अच्छे बनाने के लिए हमें विकास करना होगा। अब प्रश्न होता है विकास करना का मतलब क्या हुआ? तो सैमुअल्सन के विचारधाराओं में हम कह सकते हैं, चाहे वो धन प्रधान हो या कल्याण प्रधान हो या हम कह सकते हैं दुर्लभ, ये तीनों को जब आप समाहित करते हो तो तीनों को क्योंकि हमें विकास करने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी, हमें विकास करने के लिए समाज में कल्याणकारी गतिविधियों को स्थापित करना होगा, और हमें विकास करने के लिए ऐसे चुनौतियों पर भी ध्यान देने होंगे जिसके माध्यम से विकास की अड़चने को हम खत्म कर सकें। जैसे आए दिन हमारे भारत में यदि हम 2011 की जनगणना की बात करें, 2001 की जनगणना की बात करें, तो हमारे यहाँ 933, 1000 पर 933, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की आबादी 933 थी। भारत सरकार जो है उसके बाद 2011 की बात करें तो ये 943/1000 हुआ। मोदी जी जब नए प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाया, और इससे जो लिंगानुपात की जो समस्या थी इस पर उनका फोकस हुआ कि हम लिंगानुपात को खत्म करें, क्योंकि हमारे समाज में बेटी को माना जाता था खासतौर पे प्रायाधन, और प्रायाधन होने के कारण अनेक प्रकार के चुनौतियों को सामना करना पड़ता था। यही के कारण समाज में जो लैंगिक असमानताएं थी, ये लैंगिक असमानताएं कहीं न कहीं बढ़ रही थी। तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाया। इसके माध्यम से बेटी को जन्म होने पर 6000 रुपया दिए, पढ़ाई का पूरा खर्चा, शादी का खर्चा सरकार उठाना शुरू हुआ। तो कहीं न कहीं जो माता पिता थे उनको यह सकारात्मक या कह सकते समाज में एक बदलाव देखने को मिला, और इस बदलाव से हम समस्या को निदान किए। आज के डेट में भारत में 1000 पुरुषों पर 1050 महिला हो चुकी है। तो मायने सी बात है 10 साल में हम इतने बड़े ग्रोथ को जो अचीव किया, जहां पर बेटी को जन्म देने से समाज कहीं न कहीं कतराती थी। तो अब होता है कि क्या देश की अर्थव्यवस्था को विकास करने क्या केवल पुरुष के माध्यम से हो सकता है? तो कतई ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमें मेल और फीमेल, बेटा और बेटी दोनों, पुरुष और महिला दोनों की सहभागिता होनी चाहिए। और इसी चीजों को देखते हुए तो हम कह सकते विकास जो हमारा होता है प्रधान, तो विकास में हमें धन की भी जरूरत होती है, विकास में कल्याणकारी गतिविधियों की भी जरूरत होती है, विकास में हमें दुर्लभ यानी चयन करने की भी ताकत होनी चाहिए, तभी जाकर के हम अपनी अर्थव्यवस्था को एक सुदृढ़ रूप दे सकते हैं, मजबूत रूप दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया के जो अर्थशास्त्र है, ये दुनिया के अर्थशास्त्र को डिफाइन करने के लिए दुनिया के बड़े से बड़े जो फिलोसफर और इकोनॉमिस्ट हुए, वे चारों इकोनॉमिस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। और आपसे एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछती है, अल्फ्रेड मार्शल से भी क्वेश्चन पूछता है, इनका किताब का नाम पूछता है, द वेल्थ ऑफ नेशन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो आज आपको इस परिभाषा तक ही हम रखेंगे। अगले क्लास जो होगी, अगले क्लासेस में हम लोग इस पर, इसके ब्रांचेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ तक किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, होगा तो आप हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं, क्योंकि इससे आगे से हमारा जो क्लास जो होगी वो बहुत स्मूथली अब चलेंगे और हम लोग फिर आगे क्वेश्चन भी करते जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।